नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से देश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और हरियाणा की राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या बड़ी रिस्क लेगी? जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में लिया, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और पिछले दिनों जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है और आरती राव को जो है सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार है अजय अत्री जी और वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद है विनय यादव जी और साथ में है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, जो भाजपा का पक्ष हमेशा प्रमुखता से रखते हैं। और इसके अलावा भी और छुटपुट देश की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से देश का माहौल कहें बीएचयू को लेकर गरमाया हुआ है और साथ में ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल हुई नए कानून को लेकर के, हिट एंड रन के कानून को लेकर के, उसमें भी चर्चा होगी। तो लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है कि 2 दिनों के अंदर ही उस कानून को वापस ले लिया गया और किस तरीके से ट्रकों की हड़ताल हुई। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, राजस्थान में भी उतारा, उसी में चर्चा करेंगे। हरियाणा में क्या ये रुख हो सकता है? सबसे पहले मैं बात करूंगा विनय यादव जी से। विनय यादव जी, आप ही बताइए, अभी आप जिस तरीके की चर्चा कर रहे थे, क्या इस तरीके की रिस्क बीजेपी हरियाणा में भी लेने को तैयार है? मोहन जी, बीजेपी हर दिन नित्य नए नए प्रयोग करने में आगे रहती है। वो देखना चाहती है कि हमारे कौन कौन से प्रयोग किस तरह सफल होते हैं, जनता किन किन हमारे प्रयोगों का या हमारे किन फैसलों का विरोध करती है, किन के पक्ष के अंदर जनता चुपचाप बैठी रहती है। तो ये प्रयोग आपने कहा, अब जिस तरह से एक नया कानून ट्रांसपोर्ट को लेकर के आया है, ड्राइवर ने बड़े पूरे पैमाने पर हिंदुस्तान में जो हड़ताल की है, उस कानून की व्यवस्था जो लागू करना तब उचित होता जब हमारे यहाँ के रोड और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था अगर प्रॉपर सुचारू रूप से होती, हर एक रोड पर एक अलग लेन होती, 2 व्हीलर के लिए अलग लेन हो, 4 व्हीलर के जो लाइट व्हीकल है उनके लिए अलग लेन हो, और जो हैवी ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उनके लिए लेन अलग से हो, और हर चौक पर पुलिस वाले की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे लगे, तब तो ये कानून अमली जामा पहनाया जा सकता है। मगर जिस तरह से इन्होंने जबरदस्ती से सांसदों को निष्कासित करके इस तरह के कानून लाए हैं, ये हर बार एक नए प्रयोग करते हैं। जैसे किसान आंदोलन ने एक प्रयोग किया, किसानों ने आंदोलन किया, सफल नहीं हुआ, वापसी ले लिया। इसी तरह अब ट्रांसपोर्टर जो यूनियन थे, ड्राइवर थे, उन्होंने आंदोलन किया, सरकार ने उस कानून को वापसी नहीं लिया, कुछ समय के लिए टाल दिया है। अब अमूमन इसमें आगे होगा क्या? अब इसका कुछ जो है 8 लाख रुपए जुर्माना रखा था वो करके 5 कर देंगे, सजा 10 साल से कुछ साल कम कर दी जाएगी। बाकी जो मंशा इनकी जो है वो केवल यही है कि जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो बड़े जो राजनीतिक घराने हैं, बड़े इंडस्ट्री से, वो इस चीज पर काबिज रहे। जो छोटे मोटे जो अपने टैक्सी ड्राइवर है वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी रोजी रोटी का संकट हो जाएगा। अब आप बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की, तो आप मान के चलिए हरियाणा में भी पूरी मंशा है इनका ये प्रयोग करने की। पर सवाल एक है, आप भी यहाँ पत्रकार है, हमारे अजय अत्री जी बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, पूरा ज्ञान रखते हैं। सवाल एक उठता है जनता के मन में, अब क्या ये सांसदों का सही में सांसद को विधानसभा चुनाव लड़वाना पार्टी की डर या कोई मजबूरी है कि उन्हें हार का डर सता रहा है? अब जो हमारे सिटिंग सांसद है वो दोबारा से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? दूसरा प्रश्न ये उठता है, अगर उन सांसदों का प्रमोशन करने की बजाय वो डिमोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन सांसदों से उनको कहीं ना कहीं खतरा है और वो उन सबको खुड्डे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका ताजा तरीन उदाहरण अभी आप देखिए, हमारे महंत जी हैं बालकनाथ जी, उनको ये कहकर चुनाव लड़ाया गया कि वो है हमारे वहां के राजस्थान के सीएम के हैं, इस तरह का प्रचार प्रसार उनको किया गया, लोगों ने इसी वजह से उनको चुनाव भी जिता दिया गया। पर एक्चुअल में तो उनका डिमोशन कर दिया गया। सांसद का बड़ा क्षेत्र था, वहां लोकसभा में बैठते और उनको एक विधानसभा का एक सीमित दायरे में बांध दिया जहां वो ढंग से काम ना करवा सकते हैं, ना देश की लोकहित की बात उठा सकते हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा जनता के ये एक्चुअल में उनका प्रमोशन हो पाया या डिमोशन हो गया। लेकिन मंत्रिमंडल में तो उनको जगह मिली है। मोहन जी, जिस नेता का अगर अपना वर्चस्व कद है तो मजबूरी में मंत्रिमंडल में उनको देना पड़ता है, पर क्योंकि जो बालकनाथ जी हैं वो संगठन से वहां से जुड़े हुए हैं और ऊपर से संघ का जो दबाव था, इस वजह से उनको जगह दी गई है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल था अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के। पिछले दिनों चर्चा हुई कि भाई आरती राव को हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, राव इंद्रजीत सिंह को विधानसभा में उतार दिया जाए। तो क्या इन कयासों में बल है या ये चर्चा जो हुई है ये एक शगुफा है
क्या वाकई में बीजेपी ऐसे रिस्क लेगी राव इंद्रजीत को विधानसभा का लड़ाई, या फिर दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लोकसभा विधानसभा? क्योंकि चर्चाएं अलग अलग, और बीजेपी जैसा पता है नए नए प्रयोग करती है, नए नए बातें निकल के आती है। अब ट्रांसपोर्टर के हड़ताल जैसा देखा कि पीक के ऊपर है, अब सब जो ट्रक जाम हो गए हैं और किल्लत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, उसको लेकर के आधी रात को कानून में जो है रोक लगाई जाती है। मोहन जी, खाली ड्राइवरों की हड़ताल नहीं है ये, इससे जितने भी बिल्डिंग मटेरियल का जो व्यवसाय जो से जुड़े लोग हैं, जो देश की प्रगति में हमेशा सहयोग जिनका रहता है, जेसीबी वाले हैं, ड्राइवर क्या होगा, हम भी आप गाड़ी चलाएंगे तो हिट एंड रन में हम भी कानून के दायरे में आएंगे। हिट एंड रन दो तरह का, एक तो आपने इरादतन किसी की हत्या की है, किसी को हिट एंड रन किया है, एक गैर इरादतन आपसे हो गया, आप बड़ा ट्रक लेकर चल रहे हैं, आप देख के होंगे आए दिन टू व्हीलर वाले छोटी सी जगह में, बड़े ड्राइवर को पता नहीं होता, वो गाड़ियों के आगे अपनी बाइक को इधर से फंसा अटका देते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी टच हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अगर उस अवस्था में किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उस ड्राइवर की गलती ना होने के बावजूद भी उसके अंदर फंस जाए, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्ट रूल में एक है, बड़ी गाड़ी ही हमेशा कसूरवार मानी जाती है। चलिए मेन आप टॉपिक पे आए। जो मेरा सवाल बार बार है कि अहिरवाल के जो कद्दावर नेता है, क्या बीजेपी उनके साथ भी ऐसा करेगी? टॉपिक पे आ रहा हूं। बीजेपी दबाव में रहेगी कि राव इंद्रजीत कहेंगे नहीं हम तो लोकसभा के लड़ेंगे, और आपको टिकट देनी है तो आरती राव को विधानसभा में, उनकी बेटी को स्थापित करना बड़ी चुनौती राव के लिए। और ये 2024 का जो चुनाव है बड़ा ही कहें कि क्रूशियल चुनाव है। मोहन जी, बात सांसदों को चुनाव में उतारने की नहीं है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, राजस्थान का उदाहरण देखिए, कितने सांसद ने, सभी को नहीं उतारा, केवल उन सांसदों को उतारा गया है विधानसभा के चुनाव में जो सांसद अपने आप में एक इमेज रखते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, तो उनको लगता था आगे जाके ये कहीं ना कहीं बड़े पद पे आ सकते हैं, आप लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, तो उन सबको विधानसभा के चुनाव में उतारकर उनको खुड्डे लाइन लगाया। एक्चुअल में तो उनका प्रमोशन ही, उनका डिमोशन किया गया है। इसी तरह का प्रयोग अगर सभी सांसदों पे होता, जब तो हम मान लेते हैं कि नए के लिए जगह खाली की जा रही है, सारे जो सांसद थे उनको मौका मिल गया, वो एक बार सांसद रह चुके हैं, तो अब उनको विधानसभा में लाया जाएगा और उनकी जगह नए सारे सांसद आएंगे। जब तो हम मान सकते थे कि पार्टी सबको बराबर का मौका दे रही है, राव से तो कोई खतरा नहीं है, राव की करे उम्र भी हो रही है। नहीं मोहन जी, वो जो कानून बीजेपी जो बात करती थी उम्र की, वो सब इन्होंने कायदे कानून खत्म कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उदाहरण देखिए, पहले इनका था परिवार में एक ही आदमी को टिकट मिलेगी। मैं आपको कितने नाम गिना सकता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब बीजेपी के खुद के सांसद भी हैं, उनके पुत्र विधायक हैं, या परिवार से वो लोग भी सीटीसी मेंबर हैं, या अन्य मंत्री पदों पे बैठे हैं, ये सब जनता को बहकाने का एक तरीका था। अब उस बात पे कोई अमल नहीं है। अब मुझे बताइए, मोदी जी अगर इस उम्र से बाहर हो जाएं, क्या वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या और नेता नहीं है? ये कानून केवल दूसरे लोगों के लिए बनाए थे। अब अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति में पूरा इन्होंने एस्टेब्लिश होने के लिए सारे कानून जो इनकी बातें थी उनको दरकिनार कर दिया। अब आरती राव की बात आप कर रहे थे, आरती राव को सांसद का चुनाव लड़वाएंगे, ये आपको ये गारंटी से कौन कह सकता है? पार्टी की तरफ से अभी तक कहां कोई औपचारिक घोषणा हुई है अगर आरती राव को टिकट दे देंगे, राव इंद्रजीत को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए उनको विधानसभा का, ये सब रूमर अपने लेवल पे शगुफे छोड़े जाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। तो चलिए केशव जी, यही सवाल मेरे आपसे, आप किस तरीके से सोचते हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष तय करता है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। जो भारतीय जनता पार्टी जिनमें तन मन धन से जो 80 के कैडर के लोग थे, आप मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए, वहां के कृषि मंत्री थे, प्रहलाद पटेल जी थे, जो जितने भी लोग थे, उन लोगों को हम आपकी नजर में कहते हैं कि प्रमोशन होगा, लेकिन जो पार्टी को सबको तन मन धन समर्पित करके चलता है, उनके लिए पार्टी के लिए काम करने के लिए महत्व पहले दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अपन बात करते हैं दक्षिणी हरियाणा की, अपन राजस्थान की बात ना करें, अपन मध्य प्रदेश की ना बात करें। ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह कभी भी विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं खुले रूप से आपको बताना चाहता हूं कि राव साहब खुद ही विधानसभा का इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। रही आरती राव की बात, 2024 के अंदर बिल्कुल चाहे किसी को टिकट मिले, चाहे वो किसी को टिकट ना दिलवा पाए, लेकिन राव साहब खुद अपने आप में खुद ही देख सक्षम है कि उनको एक टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी इनको बिल्कुल नहीं रोकेगी। वो जहां से भी चाहेंगे, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो नारनौल हो, चाहे वो अटेली हो, चाहे वो कोसली हो,
ये मैं आपको बताया था, उनके लिए 2 सीट बिल्कुल सुरक्षित सीटें हैं, चाहे वो आरती राव को कोसली से लड़वाए, चाहे उसको लड़वाए वो रेवाड़ी से। वो 2 सीटों को छोड़कर किसी भी सीट से विधानसभा के इलेक्शन 2024 में आरती राव को बिल्कुल की जगह से नहीं लड़वाएंगे। और वो स्वयं खुद लोकसभा का इलेक्शन करेंगे। आज की डेट में मैं आपको मोहनलाल जी ये बता दूं, आज की डेट में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उनकी टिकट की दावेदारी पक्की है। उनकी ना तो टिकट कटने जा रही है, राव साहब की टिकट काटने का मतलब ये है कि कम से कम 10 सीटों पे, देखिए ढूंढा से लेकर और नांगल चौधरी तक उनका एक अपना प्रभाव है, उनकी अपनी क्षमता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। और किसी नेता में इतनी क्षमता हो कि नहीं। केशव जी आज आपके सुर बदले हुए हैं, वजह क्या है? सवाल ये, जब एक तरफ आप कहते हैं मोदी की गारंटी, जो कुछ मोदी कहेंगे वो होगा, और अब आप कह रहे हैं राव इंद्रजीत का हो रहा है, तो आप मानते भी नहीं हो कि राव इंद्रजीत की इतनी चलती है। रेवाड़ी से लेकर के नाहरनौल से लेकर के ढूंढा हेड़ा तक उनकी 10 सीटों पे प्रभाव पड़ता है। जाहिर है, तो राव इंद्रजीत का जब इतना प्रभाव है और विधानसभा चुनाव की मारामारी है, तो नहीं लगता 5-7 सीटों पे उनकी पकड़ रहेगी? 5-7 सीट वो अपने मन चाहे लोगों को टिकट गिरवाएंगे। नंबर 1 तो मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, 2014 में जितनी टिकटें उनको मिली थी, जो मिल गई थी, 2019 में उन्होंने जिन लोगों की टिकट कटवाई थी उनमें संतोष यादव थी, हमारे नरवीर जी थे। लेकिन इस बार मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी उनके दबाव के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उनसे सिर्फ यही कहा जाएगा कि एक टिकट बताइए आपको किसको चाहिए, और वो एक टिकट रहेगी तो आरती राव की टिकट रहेगी। मोहनलाल जी, आरती राव के अलावा एक टिकट से राव इंद्रजीत मान जाएंगे? अरे भाई आप मोहनलाल जी, मैं उनको ये तो नहीं कह सकता उनकी मजबूरी है, लेकिन क्या करेंगे? मजबूरी क्या है? अरे भाई अभी आप कह रहे हैं राव इंद्रजीत की चलती है। देखिए हमारे साथ अजय अत्री जी हैं, 1 मिनट आपके पास दोबारा आता हूँ। और इस बात पे अजय अत्री जी मुस्कुरा भी रहे हैं। अत्री जी सुन रहे, सुनाई दे रहा है हमारी आवाज? जी मोहनलाल जी, आपने अब दोनों को सुन लिया, विनय जी को सुन लिया और केशव जी को सुन लिया। अब केशव जी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का इतना बड़ा कद है, नाहरनौल से लेकर के ढूंढा हेड़ा तक, तो क्या बीजेपी के एक टिकट पे मान जाएंगे वो? या फिर मोदी जो कह देंगे वो सब कुछ सही है, या दबाव में बीजेपी नहीं आएगी राव के? देखिए मोहनलाल जी, सुधार लगातार अहिरवाल में घूम रही है। देखिए मोहनलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपने राव इंद्रजीत सिंह के साथ सुधा यादव का नाम भी लिया, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में कदावर नेता के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को देखा जाता है। अभी केशव जी जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से कि नांगल चौधरी से ढूंढा हेड़ा तक राव इंद्रजीत सिंह का एक अच्छा खासा प्रभाव है, एक अच्छा खासा हो रहा है, और काफी हद तक कहीं ना कहीं क्षेत्र की राजनीति में एक सक्रिय भागीदारी के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को देखा जाता है। और इसी के चलते पार्टी में आज उनका कद कहीं ना कहीं बड़े तौर पर माना जाता है। जहां तक अब आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र आपने किया, और साथ ही साथ एक बीच में जिक्र करना चाहूंगा मध्य प्रदेश का, जहां आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में कई सांसदों को विधायक के चुनाव के लिए विधानसभा में उतारा गया, राजस्थान का भी जिक्र किया, बाबा बालकनाथ का भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में हरियाणा को भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, मात्र 4 महीने का समय, कहें कि मई के अंदर लोकसभा के चुनाव जो है प्रस्तावित है। लेकिन जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह आजकल काफी बेहद सक्रिय हो गए हैं, और एक एम्स का बड़ा मुद्दा, देखो बात कई तरफ घूमती है, एक एम्स का जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है, एम्स के शिलान्यास का जिक्र जहां तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका और भागीदारी एक बड़े तौर पर देखी जा रही है। अब सवाल आ जाता है लोकसभा चुनाव का। अभी विधानसभा चुनाव का भी जिक्र हो रहा था कि विधानसभा चुनाव के अंदर कई सांसदों को मैदान में उतारा गया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में राव इंद्रजीत सिंह को भी देखा जा रहा है। लेकिन लगता नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरह से पार्टी के नजरिए से अगर देखा जाए तो उनकी आखिरी पारी कही जा सकती है। अगर आयु सीमा की बात करें तो पार्टी का एक जो मापदंड है, 75 साल तक के लोगों को पार्टी के अंदर टिकट देने का जो प्रावधान जो रखा गया, पीछे जिस तरीके से एक नियम कानून पार्टी के अंदर बनाए गए, तो राव इंद्रजीत सिंह उस कद पर आ चुके हैं कि उनका एक आखिरी चुनाव देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति के नजरिए से अगर बात करने लगे तो राव इंद्रजीत सिंह आरती राव
राव को अपना एक वारिस के तौर पर उसको आगे लाना चाहते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी एक जो इस समय कहा जाए कि राव इंद्रजीत सिंह आरती राव को प्रमोट करना चाहते हैं, राजनीति में आगे लाना चाहते हैं और एक विधायक बनाना चाहते हैं। तो ये एक उनकी बड़ी मंशा कही जा सकती है, लेकिन लगता नहीं मोहनलाल जी कि राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो पाएंगे। जहां तक सुधा यादव का भी आपने जिक्र किया, तो सुधा यादव जरूर इस समय काफी सक्रिय हो गई है और पार्टी में उनका एक बड़ा कद और पद माना जाता है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य भी है, वो प्रचार समिति की सदस्य भी है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और उस कारगिल लहर के दौर के अंदर वो सांसद बनी थी जब राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव हराया था, एक तरह से कहे तो। आज सुधा यादव का कद भी पार्टी में कहीं कम नहीं है। अब ओबीसी उम्मीदवार के तौर पर अगर बात करें तो अब 2 सीटें बड़ी एक कसमकस में फंस गई है, क्योंकि एक तरफ गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र है तो दूसरी तरफ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है। अब भिवानी से चर्चा है कि भिवानी लोकसभा क्षेत्र से भी एक ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि राव इंद्रजीत सिंह किधर रहेंगे और सुधा यादव कहां जाएंगी, क्योंकि कल ही एक बयान में सुधा यादव ने ये कहा है कि वो दोनों सीटें उनके लिए बहुत ही एक आसान है। वो पार्टी जो आदेश करेगी, जहां से कहेगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए कोई सीट कठिन नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सुधा यादव कहां से मैदान में आती है, राव इंद्रजीत सिंह कहां से आते हैं। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं, सवाल है तो लगता सवाल मेरा ये भी है ना, अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए और पार्टी कहे कि जी आप विधानसभा का लड़ लीजिए, आरती राव को जो है लोकसभा का लड़ा दें, तो क्या राव इंद्रजीत राजी होंगे नहीं होंगे? या फिर अगर टिकट राव के मन मुताबिक ना मिले या उनके कैंडिडेट को ना मिले, भाई जब आप खुद मान लो नांगल चौधरी से लेकर ढूंढा हेड़ी तक 10 सीटों में प्रभाव है, तो क्या वो एक सीट पे मान जाएंगे? देखिए मोहनलाल जी, सवाल एक सीट का नहीं है, क्योंकि यहाँ सीटों का बंटवारा कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की सहमति से होता आया देखते आए हैं। अगर पिछली बात कर लेते हैं हम, जिस तरीके से 2 योजना लगातार सांसद रहे कांग्रेस पार्टी में रह करके राव इंद्रजीत सिंह, और साथ ही साथ अब 2014 और 19 के चुनाव की अगर बात कर ले तो लगातार पार्टी में उनकी एक अहम भूमिका रही है टिकटों के वितरण को लेकर के, और उनके जो घनिष्ठ और नजदीकी उम्मीदवारों को टिकटें दी गई और मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक सीट का सवाल नहीं है, ये तो सवाल केवल इतना सा है कि आरती राव को आगे ला करके अपनी राजनीति को एक तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस परिवारवाद की राजनीति को। देखिए, पार्टी एक तरफ कहती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह एक ही बात पर अड़े हैं कि आरती राव को किसी भी तरीके से टिकट मिले और वो विधानसभा का चुनाव लड़ करके विधायक बनकर के विधानसभा तक पहुंचे। लेकिन अभी तक उनकी ये मंशा शायद पूरी नहीं हो पाई। बात 2014 के चुनाव की कर ले, प्रचार में आरती राव स्वयं उतरी थी। 2019 में उनकी पूरी कोशिश रही कि आरती राव को जो है टिकट मिले और यहां से मैदान में उतारा जाए, लेकिन उस समय भी मंशा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मोहनलाल जी, मेरा वही सवाल है कि ये 2024 का चुनाव बड़ा क्रूशियल है। राव इंद्रजीत 75 पार हो जाएंगे, पार्टी आगे टिकट देगी नहीं। अगर इस बार भी आरती राव को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए, विरासत नहीं संभाल पाए, उनको दे पाए, तो आगे क्या होगा? देखिए मोहनलाल जी, विरासत का सवाल आपने बिल्कुल सही किया। साथ ही एक बात और बता दूं, असली में एक मिनट रुको जी। आज ही मैं आपको बता दूं कि सुधा यादव जो गुरुग्राम से है, वो गुरुग्राम से इलेक्शन लड़ना चाहती है। आज उनके चहेतों में कमल यादव गुरुग्राम से उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। ये देखिए, ये सुधा यादव की एक अपनी पसंद जीत है। वो उनके खेमे से कमल यादव को आज गुरुग्राम का जिलाध्यक्ष बना के, और मैं आपको बताऊं, कम से कम उस पैनल के अंदर 10 लोगों के नाम थे। 10 लोगों के नाम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा तो ठीक नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी लोग होती है, काम करने का तरीका होता है। लेकिन आज सुधा यादव की बड़ी पसंद जीत हुई है। मैं कहूंगा कि पहला श्रेय, क्योंकि अभी गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में नगर निगम के इलेक्शन होने बाकी है, विधानसभा की बाकी है, और ये मेंबर पार्लियामेंट की चुनाव भी है। उसी को देखते हुए 3 साल के लिए जो नियुक्ति आती है कमल यादव की, तो सुधा यादव की आज एक अपनी जीत है। तो आप ये मानना चाहिए कि सुधा यादव की किसी भी मामले में कैंडिडेट कम नहीं है। तो क्या नहीं, जब आप कह रहे हैं सुधा का कद बड़ा हो रहा है, तो क्या राव इंद्रजीत सिंह का कद कम किया जाएगा?
भाई गुड़गांव से अगर वो लड़ रही है, मोहनलाल जी देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए पूरी कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय है किसके पास में किसी से छुपा नहीं है। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए कि भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है और राव इंद्रजीत सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। उस मंत्रालय का आज तक ना तो हमने कभी नाम सुना था ना कभी हमने देखा था। हाँ, कांग्रेस में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो रक्षा राज्य मंत्री भी रहे, उनको बड़े था, उनके पास बड़ा मंत्रालय भी रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो कैसा मंत्रालय, ये कद की चीज है, ये कहने की चीज है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना महत्व देती है। रही बात है की वही भावना क्षेत्र में, वहां पर राव इंद्रजीत सिंह को उसी इलेक्शन में देखिए, बोला भी सुनिए मैंने, राव इंद्रजीत सिंह को यादव बेल्ट के अंदर बिल्कुल भी वहां पर उनको जो वहां पे हमारे जो जिनका भी चार्ज दिया गया था या कमीशन का जिनका इलेक्शन में ड्यूटी लगाई थी, राव इंद्रजीत सिंह को बिल्कुल नहीं देता गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शील नेता तय करता है कि किसको कहां पहुंचाना है। भारतीय जनता केशव जी, हम इसीलिए बैठे हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह की चलेगी या केंद्रीय नेतृत्व की चलेगी? राव को जैसे मन में आए वैसे ठिकाने लगाया जाएगा। भाई आप चुनाव मत लड़िए, कल को तो आला कमान कह देगा, मोदी जी कह देंगे आप चुनाव ही मत लड़िए, घर बैठिए, आरती राव को भी मत लड़ाइए। तो ऐसे थोड़े ना राजनीति में चलता है। ये राव आज की तारीख में राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से एक मजबूत कैंडिडेट है और एक टिकट उनको बिल्कुल मिलेगी। वो अपनी पुत्री को टिकट 100% दिलवा के रहेंगे। सवाल ये उठ रहा है केशव भाई, लोकसभा की टिकट सुधा यादव को मिलती है, राव इंद्रजीत को मिलती है। क्या राव साहब को एक विधानसभा की टिकट अपनी पुत्री के लिए मिलने पर संतोष करना पड़ेगा? सांसद का जो उनका ओर आया वो खत्म कर दिया जाएगा। और अगर सुधा को टिकट मिलती है, जब जिस सुधा ने राव इंद्रजीत को पिछले दशक पहले चुनाव में कारगिल की लहर में चुनाव में हराया था, तो जिस कैंडिडेट से राव साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, क्या वो उसी कैंडिडेट के लिए फिर वो वोट मांगेंगे? सवाल ये भी तो है। उसी कैंडिडेट के क्या वोट भाई आपको क्लियर कर दूं, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, राव इंद्रजीत सिंह का बिल्कुल अपना एक कद है। वो सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन से नाते लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और वो किसी की भी ये शर्त नहीं मानेंगे। वो किसी की शर्त नहीं मानेंगे कि नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुधा को टिकट मिलती है लोकसभा की, तो राव इंद्रजीत सिंह पार्टी से बगावत करके किसी अन्य दल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए भाई ये राव इंद्रजीत सिंह की बात हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह इस बारे में अगर वो लगा कि उनकी टिकट अगर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कटती है तो हो सकता है वो पार्टी छोड़ भी दे, इस बात में कोई दो राय नहीं। पार्टी छोड़ के अगर वो जाएंगे तो उसका असर विधानसभा की सीटों पर भी तो रहेगा। फिर वो जिस पार्टी में रहेंगे, जिस दल से चुनाव लड़ेंगे, वो उनके विधायकों की मदद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक खड़े हैं उनकी मदद करेंगे? फिर तो भारतीय जनता पार्टी सीटें हार जाएगी विधानसभा की। उनको जरूरत क्या है? अपने घर वापसी हो जाएगी, उनकी क्या जरूरत है उनको? जब आप इतना तंग करोगे, इतना परेशान करोगे बीजेपी में कि आप उनको टिकट भी नहीं दोगे, उनकी बेटी को भी कहोगे एक टिकट ले ले, उसके बाद नहीं है, तो वो क्यों आएंगे? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह आज की तारीख में गुड़गांव लोकसभा से मजबूत कैंडिडेट है और लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे आज की तारीख में। पार्टी देखिए दोनों हाथों में लड्डू लेकर रख रही है। अत्री जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, अत्री जी बड़े चुपचाप तरीके से सुन रहे हैं। भाई अत्री जी, मेरा सवाल यही है, आप देखिए केशव जी दोनों बात कर रहे हैं, पैरवी भी करते हैं बीजेपी की, मोदी जी के भी गुण गाने हैं, राव इंद्रजीत नाराज किसी को नहीं करना है। भाई सुधा को भी कह दिया आप तैयारी करो, राव इंद्रजीत को भी कह रहे हैं। भाई कद भी बड़ा बता रहे हैं, एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ उनकी टक्कर में दूसरा आदमी कैंडिडेट आप भेज रहे हैं, तो राव कहाँ जाएंगे? हरियाणा में मोहनलाल जी, हरियाणा में भाजपा की सरकार दोबारा से लानी है तो राव इंद्रजीत सिंह को टिकट देनी होगी। और राव इंद्रजीत सिंह का कद जिस तरीके से है, चूंकि एम्स का एक बड़ा मुद्दा इस समय एक बड़ा विषय है और एम्स को लाने में राव इंद्रजीत सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जिस तरीके से लगातार राव इंद्रजीत सिंह ने इस इलाके के लिए एम्स को लाने में जो पैरवी की है, जो कि दिखाई देता है। देखिए लगातार नितिन गडकरी से मिले, लगातार स्वास्थ्य मंत्री से मिले, लगातार प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और यहाँ तक कि
आज उस टेंडर प्रक्रिया तक एम्स को पहुंचा दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह को जाता है और उस आंदोलनकारी जनता को जाता है, जिसकी बदौलत आज राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस मामले की पैरवी की और आज यहाँ एम्स आने को तैयार हो चुका है। नहीं, आप एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स को लेकर के देखिए धरने में लोग बैठे हैं और दबाव बकायदा बढ़ाया जा रहा है राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार देरी की जा रही है कि श्रेय कौन लेगा एम्स का? मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए, राव को मिलना चाहिए, ये आपस में गुत्थम गुत्ती हो रहे हैं। मोहनलाल जी, हमने वहां काम चालू करवा दिया है। अत्री जी, शायद अत्री जी आप काफी समय पत्रकारिता कर रहे हैं, शायद आपको इस बात का ध्यान होगा कि मनोहर लाल खट्टर जी की जब बावल के अंदर जब जनसभा हुई थी, जनसभा में डॉक्टर मनोहरलाल मौजूद थे और वहां पर जब एम्स की घोषणा हुई तो नाम उस मंच पर राव इंद्रजीत सिंह थे। ये आप हम खुद को इस चीज को कहें, बगैर मुख्यमंत्री के बगैर अगर पूरे हरियाणा के अंदर कहीं एम्स आ रहा है तो आप राव इंद्रजीत सिंह के राव इंद्रजीत सिंह की वजह से आ रहा है। मैं राव इंद्रजीत सिंह का इसका बिल्कुल भी श्रेय नहीं दूंगा। एम्स अगर कोई बनवा रहा है तो हरियाणा के यशस्वी मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये झूठी बड़ाई मत करिए अत्री जी, क्षमा चाहूंगा, ये आप झूठी बड़ाई मत करिए। खुद मुख्यमंत्री जी इस अपने मुंह से घोषणा करके इसको नकार गए थे, अगवा एम्स नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री की बात उन्होंने अपनी रिवर्ट कर दी थी। अब जब जनता के संघर्ष से, यहाँ के लोगों के आंदोलन से एम्स बनाना सरकार की मजबूरी हो गई है, उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री है और अन्य लोग वो उसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। इतना लंबा कार्यकाल बीतने के बाद अगर एम्स का शिलान्यास तक नहीं किया गया है तो ये सरकार की नाकामी है। उसमें भी चर्चा है, प्रधानमंत्री करेंगे और हरियाणा के खुद मुख्यमंत्री एम्स की घोषणा करके जाते हैं, फिर वो नकार देते हैं उस बात को, तो ये कौन सी दोहरी मानसिकता मापदंड है? और अब उसका वो खुद श्रेय लेना चाहते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। जनता को सब पता है पास्ट में क्या हुआ है। अत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय का अभाव है, अत्री जी थोड़ा सा फटाफट बताइए आप भी क्या कहना चाह रहे हैं। दिलदार साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री ने कह करके नकार दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं और इसका श्रेय सीधे सीधे क्षेत्र की जनता को जाना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार आंदोलन नहीं होते, कुंड से लेकर के पैदल यात्रा, पैदल मार्च करते हुए लोग जिला सचिवालय तक लाठियां नहीं खाते और इस तरीके के लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं होते, तो आज एम्स की आज भी आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, आज भी 94वां दिन है। लगातार 94वें दिन के अंदर कड़ाके की ठंड के अंदर आंदोलनकारी प्रदर्शन पर, धरने पर बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखो, इस योजना को सिरे चढ़ाने में एक पैरोकार की आवश्यकता होती है। बिना पैरोकार के योजना सिरे नहीं चढ़ती। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र से, प्रधानमंत्री ने स्वयं जिस तरीके से एम्स की घोषणाएं की थी, उनके अंदर रेवाड़ी एम्स का भी जिक्र आया था, रेवाड़ी के मनेठी के अंदर एम्स का जिक्र था, लेकिन उसकी पैरोकार भी एक जरूरी होता है। पैरवी के तौर पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी पैरवी की है। सवाल था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सांसदों को मैदान में उतारा गया, उसी तरीके से क्या हरियाणा के अंदर भी मैदान में उतारे जाएंगे? विषय ये था, हम विषय से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अब सवाल भटक नहीं रहे, सवाल वही घूम के आ रहा है मेरा कि एक तरफ राव का कद कम करने की, जैसे एम्स पे देखिए सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं कि भाई राव इंद्रजीत का कोई श्रेय नहीं है, मुख्यमंत्री का श्रेय है। तो राव को बार बार नीचे दिखाने की बीजेपी क्यों कोशिश करती है? और राव के सारे बीजेपी हरियाणा में आई है, दक्षिण हरियाणा में तो खासकर राव का जलवा है कि सारे अगर नहीं आते, कांग्रेस छोड़ के या धर्मवीर हो। मोहनलाल जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि पिछली बार दक्षिण हरियाणा के दम पे ही हरियाणा में मनोहर सरकार दोबारा से आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। 75 पार का नारा देने के बाद जब पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई थी, तो जननायक जनता पार्टी के सारे गठबंधन की सरकार आज हमारे बीच में है। तो इसी तरीके से आज जिस तरीके से पार्टी कहीं ना कहीं, ठीक है, 5 सालों में पार्टी ने एक अलग तरीके से काम किए हैं, अलग मापदंड अपनाए हैं,
तो ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार को लाना है तो दक्षिण हरियाणा के लिए राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में लाना ही होगा। और जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ाने का सवाल है, देखिए आज एक चर्चा आम हो चली है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सुधा यादव को मैदान में, सुधा यादव मीन्स की एक ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में लाया जा सकता है। पहले की अगर बात करें 2014 से पहले, जब परिसीमन से पहले की बात करें, तो गुड़गांव से लेकर के महेंद्रगढ़ तक एक ही गुरुग्राम लोकसभा महेंद्रगढ़ सीट हुआ करती थी। आज ठीक है कि 2 भागों के अंदर सीटों का विभाजन हो गया, लेकिन आज जो है ओबीसी उम्मीदवार भिवानी महेंद्रगढ़ से फिर दोबारा से मैदान में उतारने की चर्चा फिर से बढ़ने लगी है। तो लगता नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह की सीट बदली जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि सुधा यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है राव को लेकर के, क्या लगता है कि बीजेपी के और राव समर्थकों के बीच एक जंग चल रही है? भाई बीजेपी के लोग कहते हैं बोलो राव का कद कम है, या जो बीजेपी के समर्थक है वो किस तरीके की बात करते हैं, राव के समर्थक कहते हैं बोलो राव का कद बहुत बड़ा दिया। आप और हमने देखा है, खुद मान रहे हो आप इस बात को, नांगल चौधरी से लेकर ढूंढा हेड़ा तक राव की जो है कहीं तूती बोलती है आज भी। देखिए राव का कद है, जिस तरीके से आम जन में चर्चा रहती है कि राव अगर किसी को विधायक नहीं बना सकते तो हराने की स्थिति में जरूर रहते हैं। कहीं ना कहीं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का एक अच्छा खासा कद माना जाता है। अब वो हराने जिताने का सवाल अलग हो जाता है, लेकिन इतना जरूर है। 2019 की 30 है रेवाड़ी विधानसभा, ये जो सुनील मूसेपुर को नहीं जिता पाए, वो दर्द कहीं ना कहीं भाजपाइयों को है कि देखिए राव के कहने से सुनील मूसेपुर को टिकट की और दोबारा फिर यानी कि आवाज आ रही है राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक को टिकट ना मिल जाए रेवाड़ी से। वो डर कहीं ना कहीं भाजपाइयों में सता रहा है और इसीलिए एक तैयारी की जा रही है माहौल राव के खिलाफ बनाने की। देखिए माहौल बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, एक अलग विषय है। चुनावों में अभी करीब 4 महीने का वक्त बाकी है, चर्चाएं आम होंगी और माहौल दिन ब दिन कहीं ना कहीं बदलता जाएगा। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह की सीट पर दूसरा कोई नहीं आएगा जिस तरीके का है। क्योंकि देखिए 10 सीटें जिस तरीके से आपने जिक्र किया, नांगल चौधरी से ढूंढा हेड़ा तक, कहीं ना कहीं का अच्छा खासा राव इंद्रजीत सिंह का कद है और उस कद के सारे पार्टी भी नहीं चाहेगी कि जो है इस यहां से राव इंद्रजीत सिंह की बजाय किसी और को उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। तो मान के चला जाए कि राव इंद्रजीत सिंह ही आज के दिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जो है इस सीट के एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। चलिए आपने अपनी बात रखी। केशव जी, क्या यही डर सता रहा है राव के कद को लेकर के जो भाजपा समर्थक है? क्योंकि आप तमाम लोगों के संपर्क में हैं, आप बीजेपी की भी पैरवी करते हैं, हालांकि आपके पास कोई सदस्य नहीं है, आप पंचनद के जिला अध्यक्ष है, लेकिन तमाम नेताओं से आपके संपर्क है। तो ये इसीलिए राव के कद को घटाने की कोशिश की जाती है बार बार कि किसी तरीके से दिखाया जाए नहीं आज बीजेपी पावरफुल है, राव का कद कुछ नहीं है, राव एक टिकट में मान जाएंगे, राव इस बार जिद नहीं कर सकते, राव का यानी कि टिकट वितरण में जोर नहीं चलेगा। मोहनलाल जी, कद जनता ऊपर करती है, मैं आपको बताऊंगा, आपको और हमारे हाथ में नहीं है। आज आप रेवाड़ी का देख लीजिए कि सबको पता है कि छोटी जो नगर परिषद है उनको टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत सिंह गई। अगर पूनम यादव को किसी ने चेयरमैन बनवाया, उसके अंदर मैं आपको बता दूं लिस्ट जब फाइनल होने गई तो उसमें 2 नाम अरविंद यादव के थे, एक तीसरा नाम बलजीत जी का था। तो राव इंद्रजीत ने लिस्ट में नाम काट के पूनम जी का दे दिया। जिला प्रमुख को आप ले लीजिए, वो भी, और आप देख लीजिए आज रेवाड़ी में विजिलेंस ने, आपकी चर्चा का विषय मैं ऐसे भटक जरूर रहा हूं लेकिन आपको थोड़ा बताता हूं कि जनता सब देख रही है। नगर परिषद में जो घोटाले हो रहे हैं और पीडीओ कार्य पर जो सील हुई है दुकानें, उन दोनों जिला प्रमुख बनाने में राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी की नगर परिषद के चेयरमैन बनाने में राव इंद्रजीत सिंह। तो जनता ये चीज भी समझती है मोहनलाल जी कि कमान को समझना चाहिए। कैसी बात कर रहे विनय जी, आप बताइए, कैसी टिकट पार्टी देखती है, राव इंद्रजीत पैरवी करते हुए पार्टी देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपनी एक रिपोर्टिंग होती है, वो देखते हैं, एनालाइज कराते हैं, सर्वे कराते हैं, उसके बाद टिकट दी जाती है। इलाके के लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने यहाँ अगर चुनाव लड़ना है, जिला प्रमुख बनना है, तो हमारे यहाँ माननीय सांसद की स्वीकृति लेना उनकी मजबूरी है। पार्टी अभी उस दम पे हरियाणा में नहीं है, इनको यहाँ के शीर्ष नेताओं को नकार कर वो अपने दम पे चला सके, ये भी एक सच्चाई है। आप भी पार्षद रह चुके हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि रेवाड़ी नगर परिषद की दुर्दशा आपसे पहले आज तक आपने कभी ऐसी देखी थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। आप
तो फिर मान लो कांग्रेस का गठन नहीं था। नहीं, फिर आप पार्टी की, बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं। आप खुद मानते हैं कि पार्टी गलतियों पे गलतियां की जा रही है। पिछली बार टिकट वितरण में गलती हुई, नगर परिषद का चेयरमैन गलत बना दिया गया, घोटालों पर कोई अंकुश नहीं है। तो ये क्या कहीं भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, जो कैडर से जुड़े हैं, जो संगठन से जुड़े, उनकी भी तो नाकामी साथ साथ है। वो इस पर क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? कैसे वो बदलाव नहीं ला पा रहे? तो इसका मतलब वो कमजोर है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। आपने चैनल के माध्यम से कही, आपका धन्यवाद। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता अब तीसरी बार विधानसभा में ऐसी गलती नहीं करेगा। वो एक ऐसा कैंडिडेट रेवाड़ी शहर को देगा जो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर होगा, पूरे शीर्ष नेता को मंजूर होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगी कि रेवाड़ी को लूट के खाने वाले, भ्रष्टाचार को बनाने वाले, चाहे राव इंद्रजीत गुड़गांव लोकसभा से राव इंद्रजीत की टिकट कटेगी, सुधा यादव को मिलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आज की तारीख में राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव के लोकसभा से मंजूर कैंडिडेट है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो फिर सुधा कहां जाएगी? अरे भाई, सुधा जी तो अभी मेरे अत्री जी बता ही रहे थे कि ओबीसी मोर्चा के भिवाड़ी लोकसभा जी कहीं से मिल सकते हैं। एक मोदी जी वो जीत के आया। केशव जी, मैंने इस बात पे मोहर नहीं लगाई कि ओबीसी के तौर पर सुधा यादव जी भिवानी महेंद्रगढ़ से ही लड़ेंगी। मेरा कहना केवल इतना है कि उनके ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारने की चर्चा है भिवानी महेंद्रगढ़। धर्मवीर कहाँ जाएंगे भैया? धर्मवीर कहाँ जाएगा? अब देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से चर्चा आम हो चली है, तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं सुधा यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में लाया जा सकता है। चलिए, तो आप सबने अपनी अपनी बात रखी। विनय जी कुछ कहना चाहेंगे? 10 सेकंड का समय, आप कुछ कहना चाहे तो। मोहन जी, पार्टी अगर भिवानी लोकसभा से किसी ओबीसी कैंडिडेट को उतारती है, तो जिस तरह जाट पहले ही पार्टी अगेंस्ट है, कुछ जो क्षेत्र बचे हुए जाटों का समर्थन है, भिवानी लोकसभा से भी एक एंटी कंपेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलेगी। बेशक सांसद वो हमारे महेंद्रगढ़ के दम पे वहां से वो किसी को भी जिता लाए, मगर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 100% भुगतना पड़ेगा। और लोकसभा के जो कैंडिडेट है, अगर उनको विधानसभा में उतारा जाएगा, तो एक तरह से जो जिस लोकसभा से जो विधायक का कैंडिडेट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके हकों के साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। फिर कैसे कोई भी इस राजनीति में स्थिरता की स्थिति पैदा कर सकता है कि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं, मैं लोकसभा कर रहा हूं? फिर तो पार्टी के जो बड़ा नेतृत्व है, जो मोदी लेवल का है, उनकी मनमानी चल रही है कि वो दिन को दिन कहें या रात कहें तो वो सबको मानना पड़ेगा। इसका मतलब नेताओं का अपना कोई वर्चस्व, कैडर, उनकी प्रतिष्ठा कोई काम नहीं आनी है। ये इस तरह के सवाल जो भारतीय नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, उसके खिलाफ जिस दिन लोग होंगे, उसका खामियाजा जब भुगतना पड़ेगा तो उल्टी लहर चलेगी। झुकेंगे इतने राव साहब का अब तक का जो चुनाव लड़ा दोगे? राव साहब का बाय नेचर है, अब वो कहीं भी झुकाव की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। मगर ये जरूर है, अगर उनको लगा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत कर रही है, तो वो तुरंत पलायन करके दूसरी पार्टी में जाएंगे, जिसका खामियाजा और अधिक भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण हरियाणा में भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, तमाम लोग आप हमारे साथ जुड़े। जी अत्री जी। जेलदार साहब, ये भी बता दो किस पार्टी में जा सकते हैं राव साहब? नहीं, वो इंडिविजुअल बड़े नेतृत्व के लोग हैं, जहां उनकी सेटलमेंट, जहां उनकी राजनीतिक मंशा जहां उनकी पूरी हो पाएगी, वहां चले जाएंगे। मोहनलाल जी, अगर घर वापसी की अगर बात करते हो तो कांग्रेस पार्टी उनका घर वापसी हो सकती है, तो कप्तान साहब कहां जाएंगे फिर? नहीं, फिर पार्टी बना लेगी। कप्तान साहब को पार्टी देखेगी, वो तो पार्टी सिचुएशन है, पहले भी पार्टी बनाती रही है। कप्तान साहब को राज्यसभा भेज देंगे, कहीं और भेज देंगे, सत्ता तो है पहले। मोहनलाल जी, चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं जी कि राव इंद्रजीत सिंह जी बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सेंटर में सरकार बनाने जा रहे हैं, और बिल्कुल वो गलती नहीं करेंगे। उनको टिकट गुड़गांव से ही मिलेगी, मैं दोबारा वो कह रहा हूं, और एक टिकट उनकी बेटी को विधानसभा की 100% मिलेगी। ये आपके चैनल माध्यम से चलते चलते बता रहा हूं मोहनलाल जी। चलिए ठीक है, तमाम लोग आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की राजनीतिक चर्चाएं हमारे दर्शकों को लगातार मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे जाके हमारे पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको तमाम राजनीति का जो विश्लेषण है, चर्चाएं हैं कि आखिर राजनीति में क्या कुछ चल रहा है हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, वो अपडेट लगातार बना रहे। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।